रमेश के हेयर कटिंग सलून के बाहर लटका वह टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड हवा में जोर जोर से टकरा रहा था। सुबह के 9 बज चुके थे। अंदर रमेश शीशे के सामने खड़ा था। उसने एक पुराना कोट पहन रखा था जो जगह जगह से फटा हुआ था। रमेश ने अपनी कैंची उठाई और उसे हवा में तेजी से लहराने लगा। वह एक के बाद एक कट्स मार रहा था, मानो कोई अदृश्य ग्राहक उसके सामने बैठा हो। उसने अचानक रुककर अपनी कमर पर हाथ रखा और चिल्लाकर बोला, पप्पू, आज से हम वीआईपी सर्विस देंगे। शहर के बड़े सलून जैसा माहौल चाहिए। रमेश की आवाज सलून की दीवारों से टकराकर वापस आई। उसने फिर से कैंची को हवा में घुमाया और एक जोरदार कट मारा। उसकी नजरें शीशे में अपनी ही छवि को निहार रही थी। वह अपनी कल्पना में सलून को चमका रहा था, जबकि हकीकत में धूल भरी मेज पर कैंची की खनक गूंज रही थी। उसने एक बार फिर हवा में कैंची चलाई और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी गर्दन को झटका दिया। वह अपनी इस नई शुरुआत को लेकर पूरी तरह गंभीर था। पप्पू कोने में बैठा था। उसने रमेश की ओर देखा और फिर छत की तरफ अपनी नजरें घुमा दी। रमेश ने कैंची को मेज पर पटका और अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आगे बढ़ा। पप्पू ने रमेश की बातों को अनसुना कर मैगजीन के पन्ने पलटे। छत पर लगा पंखा एक पतले से तार के सहारे लटका हुआ था। वह पंखा अपनी धुरी पर डगमगा रहा था और हर चक्कर के साथ एक तीखी चरचर की आवाज निकाल रहा था। रमेश ने पंखे की ओर देखा, फिर वापस पप्पू की तरफ मुड़ा। पप्पू ने एक बार फिर पंखे की ओर इशारा किया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आवाज सलून की खामोशी को चीर रही थी। रमेश ने अपना हाथ हवा में लहराया और पंखे की ओर इशारा करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन पंखा और जोर से कांपने लगा। रमेश ने दांत पीसकर अपनी कैंची को मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। उसने अपनी नजरें उस लटकते हुए पंखे पर जमा दी। सलून की दीवारों पर जमी धूल उस आवाज के साथ थरथराने लगी। रमेश ने एक बार फिर अपनी कमर पर हाथ रखा और पंखे की तरफ इशारा करते हुए बोला, पप्पू, यह पंखा तो बस एक शुरुआत है, कल तक यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पंखे की उस चरचर आवाज को सुनने के लिए अपना कान ऊपर की ओर कर लिया। रमेश ने अपनी हताशा को छिपाने के लिए फिर से कैंची उठाई और हवा में एक और कट मारा। तभी सलून के दरवाजे पर एक साइकिल आकर रुकी। चिंटू ने तेजी से ब्रेक दबाया, साइकिल को बाहर एक खंभे से टिकाया और सीधे अंदर कदम रखा। उसने अपने बालों को हाथ से पीछे की ओर झटकते हुए सलून की कुर्सी संभाली। रमेश ने उसे देखते ही अपनी कैंची को हवा में घुमाया ना और एक जोरदार आवाज के साथ उसे मेज पर पटक दिया। चिंटू ने कुर्सी पर बैठते ही अपने पैर फैलाए और रमेश की ओर देखते हुए अपनी उम्मीदें जाहिर कीं। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और बोला, भैया, आज ऐसा कट मारो कि स्कूल की पिंकी मुझे ही देखे। रमेश ने चिंटू की बात सुनते ही अपनी कमर सीधी की और एक चौड़ी मुस्कान के साथ अपनी मशीन की ओर हाथ बढ़ाया। उसने मशीन को उठाया और उसे बिजली के बोर्ड के पास ले गया। चिंटू ने शीशे में अपनी छवि को निहारा और अपने बालों को उंगलियों से संवारने लगा। वह पूरी तरह से पिंकी के बारे में सोच रहा था। रमेश ने मशीन के तार को प्लग में लगाया और एक बार उसे चालू करके देखा। मशीन की गड़गड़ाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। रमेश ने चिंटू के बालों पर पानी छिड़कने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि सीधे मशीन का बटन दबाने के लिए अपनी उंगली तैयार कर ली। चिंटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। रमेश ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, एक तेज चिंगारी निकली और पूरे कमरे में बिजली का एक हल्का झटका महसूस हुआ। मशीन का प्लास्टिक गार्ड झटके के साथ निकलकर फर्श पर गिर गया। एक तीखी और कर्कश झर्रर की आवाज के साथ मशीन चिंटू के सिर पर चल गई। चिंटू की आंखें झटके से खुली। उसने अपने सिर के ऊपर हाथ फिराया और फिर सामने लगे शीशे में देखा। उसके सिर के बिल्कुल बीचों बीच माथे से लेकर पीछे तक बालों की एक चौड़ी पट्टी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ चमड़ी चमक रही थी। चिंटू की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई उंगली से उस खाली जगह की ओर इशारा किया और चिल्लाया, भैया, ये क्या कर दिया?
मेरा सिर बीच से खाली क्यों है? रमेश ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, फिर तुरंत अपनी कैंची को मेज पर रखा और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान ले आया। उसने चिंटू के कंधे पर हाथ रखा और बड़े गर्व से बोला, अरे घबराओ मत, ये तो हाईवे कट है। आजकल शहर के बड़े बड़े हीरो यही स्टाइल बनवा रहे हैं, ये बहुत ट्रेंड में है। चिंटू ने फिर से शीशे में उस चौड़ी लकीर को देखा। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस अपना सिर धीरे से नीचे झुका लिया। रमेश ने तुरंत मशीन को एक तरफ फेंका और चिंटू के बालों को संवारने का नाटक करने लगा। चिंटू अभी अपनी कुर्सी से उठ ही रहा था कि सलून का दरवाजा जोर से खुला। बबलू अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी गर्दन को एक झटके के साथ दाईं ओर घुमाया और फिर बाईं ओर, जैसे कोई फिल्म का हीरो अपनी एंट्री दे रहा हो। उसने अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उंगली से ऊपर धकेला और पूरे सलून का मुआयना किया। पप्पू कोने में बैठा था। बबलू ने रमेश की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी आवाज को भारी करते हुए बोला, रमेश भाई, मुझे ऐसा लुक चाहिए कि लड़कियां मुझे देखते ही बेहोश हो जाएं। रमेश ने अपनी कैंची को एक बार फिर हवा में लहराया और बबलू को खाली पड़ी कुर्सी की ओर इशारा किया। पप्पू ने मैगजीन के पीछे से ही एक तीखा कटाक्ष किया, भाई, अगर लड़कियां सच में बेहोश करना चाहते हो तो बस अपना बिजली का बिल दिखा दो। रमेश ने तुरंत बीच बचाव करते हुए बबलू के कंधों पर एक पुराना कपड़ा डाल दिया। रमेश ने अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकाला। बबलू ने शीशे में अपनी छवि को निहारा और अपनी मूंछों को ताव दिया। रमेश ने डिब्बे से ब्रश निकाला और तैयार हो गया। रमेश ने जल्दीबाजी में शेल्फ से एक डिब्बा उठाया। उसने ध्यान नहीं दिया कि वह काले रंग का डाई नहीं बल्कि नीले रंग का हेयर डाई था। उसने ब्रश को डिब्बे में डुबोया और बबलू के बालों पर तेजी से रगड़ना शुरू कर दिया। रमेश का हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। वह पूरे बालों को नीले रंग के गाढ़े लेप से ढक चुका था। बबलू अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उसे लग रहा था कि वह कोई जादुई बदलाव महसूस कर रहा है। 10 मिनट बीत गए। रमेश ने एक मग पानी लिया और बबलू के बालों पर उड़ेल दिया। बबलू ने अपनी आंखें खोली और शीशे की ओर देखा। उसकी चीख पूरे सलून में गूंज गई। उसके बाल काले नहीं बल्कि गहरे नीले रंग के चमक रहे थे। वह कुर्सी से उछल पड़ा और अपने बालों को छूकर चिल्लाया, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बाल नीले क्यों हैं? पप्पू, जो अब तक अपनी हंसी दबाए बैठा था, वह अपनी कुर्सी से गिर गया और जोर जोर से हंसने लगा। बबलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी नसें तन गईं। वह अपनी जगह पर पैर पटकने लगा। रमेश ने अपना हाथ पसीने से तर माथे पर रखा। बबलू की आंखों में आग थी। वह गुस्से में कांप रहा था, जबकि पप्पू की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सलून में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बबलू ने शीशे पर अपना हाथ जोर से मारा, जिससे शीशा दीवार पर हिलने लगा। वह कुर्सी से खड़ा हुआ और रमेश की ओर झपटा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उसने अपनी कैंची को मेज पर पटकते हुए एक दार्शनिक अंदाज में हाथ हिलाया। रमेश ने शांत स्वर में कहा, भाई, गुस्सा मत करो, यह कोई गलती नहीं है, यह तो इंटरनेशनल तोता लुक है। पप्पू ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, भाई, सच में तुम तो एकदम विदेशी तोते जैसे लग रहे हो। बबलू का चेहरा गुस्से से और भी तमतमा गया। उसने अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उन्हें नोचने लगा। बबलू ने झटके से रमेश का हाथ हटा दिया और तेजी से सलून के दरवाजे की ओर बढ़ा। सलून में सन्नाटा छा गया। केवल पंखे की चरचर की आवाज सुनाई दे रही थी। बबलू के जाने के बाद सलून में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। रमेश ने अपनी कैंची को एक पुराने कपड़े से पोंछा और उसे मेज पर करीने से रख दिया। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। दादाजी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जो फर्श पर टिक टिक की आवाज कर रही थी। उन्होंने सलून के अंदर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाईं और फिर रमेश की ओर देखा। रमेश ने तुरंत अपनी कमर सीधी की और एक अदब भरी मुस्कान के साथ कुर्सी की ओर इशारा किया। दादाजी ने अपनी छड़ी को दीवार के सहारे टिकाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कुर्सी पर बैठ गए।
उन्होंने अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाया, जिससे उनकी सफेद दाढ़ी पूरी तरह से ऊपर की ओर तन गई। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मेरी दाढ़ी को जरा ठीक से सेट कर देना। रमेश ने सिर हिलाया और एक पुराना तौलिया उठाकर दादाजी के कंधों पर डाल दिया। दादाजी ने अपनी आंखें मूंद लीं और पूरी तरह से स्थिर हो गए। पप्पू ने कोने से उठकर एक मग में पानी भरा और उसे रमेश की ओर बढ़ाया। दादाजी की उपस्थिति ने सलून के माहौल को अचानक बदल दिया था। रमेश ने उस्तरा निकाला और उसे अपनी हथेली पर रगड़कर तेज करना शुरू कर दिया। धातु के रगड़ने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रमेश ने उस्तरे को दादाजी की भौं के पास ले जाकर स्थिर किया। कमरे में सन्नाटा था, केवल उस्तरे की धातु की चमक दिख रही थी। तभी सलून के ठीक बाहर एक आवारा कुत्ते ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तीखी और अचानक थी कि रमेश का हाथ हवा में एक झटके के साथ कांप गया। उस्तरा दादाजी की दाईं भौं के ऊपर से फिसला और एक ही झटके में पूरी भौं को साफ कर गया। दादाजी ने अपनी आंखें झपकाईं और अपनी उंगलियों को माथे पर ले गए। उन्होंने अपनी कटी हुई भौं की जगह पर खाली त्वचा महसूस की। दादाजी की आंखें गुस्से से फैल गईं। उन्होंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उन्हें वापस बैठने का इशारा किया। दादाजी ने अपना हाथ हवा में लहराया और चिल्लाते हुए बोले, अरे बदमाश, ये क्या कर दिया? मेरी भौं कहाँ गई? क्या तुम मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए बैठे हो? दादाजी का चेहरा लाल हो गया था और उनकी नसें माथे पर उभर आई थी। वे अपनी छड़ी की ओर लपके, लेकिन वह दीवार के पास दूर थी। रमेश ने घबराकर अपना पसीना पोंछा और उस्तरा मेज पर रख दिया। रमेश हकलाते हुए बोला, दादाजी, शांत हो जाइए, यह तो बस एक छोटी सी दुर्घटना है। दादाजी अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। उनका एक हाथ माथे पर और दूसरा हवा में था। वे रमेश की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे, तुमने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं अब पंचायत में कैसे जाऊंगा? लोग मुझ पर हंसेंगे। रमेश ने घबराकर पीछे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी कोने में बैठा पप्पू अपनी मैगजीन नीचे रखकर खड़ा हो गया। उसने दादाजी की ओर देखा, फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, दादाजी, गुस्सा मत होइए। सच कहूं तो अब आप बिल्कुल किसी फिल्म के विलेन जैसे लग रहे हैं। यह सुनते ही दादाजी का चेहरा गुस्से से और भी तमतमा उठा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसे जमीन पर जोर जोर से पटकने लगे। विलेन? मुझे विलेन कह रहे हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? दादाजी के चिल्लाने की आवाज से सलून की खिड़कियां थरथराने लगी। रमेश ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने उसे धक्का दे दिया। पप्पू अभी भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी को रमेश की ओर तान दिया और बोले, अगर मेरी भौं वापस नहीं आई तो मैं इस सलून को आज ही बंद करवा दूंगा। तभी अचानक पूरे सलून की लाइटें गुल हो गईं। पंखे की चरचर की आवाज बंद हो गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। दादाजी की दहाड़ अंधेरे में कहीं खो गई। रमेश घबराकर चिल्लाया, पप्पू, जल्दी से इन्वर्टर चालू कर, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पप्पू अंधेरे में हाथ पैर मारने लगा। उसका मोबाइल उसी इन्वर्टर के पास चार्जिंग पर लगा था। पप्पू ने हड़बड़ी में अंधेरे में ही हाथ बढ़ाया और तार को जोर से खींचा। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मोबाइल फर्श पर गिरा और उसके शीशे के टुकड़े बिखर गए। पप्पू की चीख अंधेरे को चीरती हुई बाहर तक सुनाई दी, भैया, मेरा फोन, यह तो चकनाचूर हो गया। रमेश ने अंधेरे में ही पप्पू को डांटते हुए कहा, फोन गया भाड़ में, पहले लाइट तो जला। सलून के अंदर अब पूरी तरह अराजकता फैल चुकी थी। चिंटू और बबलू अपनी कुर्सियों पर हिलने लगे। किसी को नहीं पता था कि कौन कहां है। दादाजी की छड़ी जमीन पर टकराने की आवाज आ रही थी। रमेश ने दीवार पर हाथ मारा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। सलून के अंदर का तनाव अब हवा में तैर रहा था। अंधेरे में पप्पू के रोने की आवाज और रमेश की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। अंधेरे में रमेश ने घबराहट में एक डिब्बा उठाया। उसने सोचा कि यह फेस वॉश है, लेकिन वह असल में कपड़े धोने वाला सर्फ एक्सेल था। उसने बिना सोचे समझे बबलू और चिंटू के चेहरों पर झाग रगड़ना शुरू कर दिया।
बबलू ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह जोर से चिल्लाया, मेरी आंखें जल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। चिंटू भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और अपने चेहरे को हाथों से रगड़ने लगा। उसने जोर से चीखते हुए कहा, भैया, ये क्या कर दिया? ये तो बहुत जलन कर रहा है। पप्पू ने पास पड़े डिब्बे को हाथ में लिया और उसे सूंघा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाया, भैया, ये फेस वॉश नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सेल है। सलून में अफरा तफरी मच गई। बबलू और चिंटू अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगे, जिससे कुर्सियां आपस में टकराने लगीं। दादाजी अपनी जगह पर बैठे बैठे चिल्ला रहे थे, क्या हो रहा है यहाँ? कोई मुझे बचाओ। रमेश ने घबराकर पानी का मग ढूंढा, लेकिन अंधेरे में वह मग किसी के सिर पर जा लगा। बबलू दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा, जबकि चिंटू दीवार से टकरा गया। पूरे सलून में चीख पुकार और भागदौड़ का मंजर था। सलून के भीतर मची चीख पुकार और सर्फ की जलन के बीच अचानक दरवाजे पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सब कुछ एक पल के लिए थम गया। बबलू और चिंटू अपनी आंखों को रगड़ते हुए एक तरफ हट गए। दरवाजे से एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। उनकी उपस्थिति ने कमरे की हवा को भारी बना दिया। रमेश के हाथ से पानी का मग फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने घबराकर अपनी कैंची को मेज के नीचे छिपाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कमरे में फैली बदबू और बिखरे हुए सामान को गौर से देखा। उन्होंने अपनी बेल्ट को ठीक किया और सीधे रमेश की तरफ बढ़े। रमेश की टांगें कांप रही थी। इंस्पेक्टर ने कुर्सी को जोर से पीछे खींचा और उस पर बैठ गए। उन्होंने रमेश की आंखों में देखते हुए अपना हाथ मेज पर पटका। सुना है तुम लोगों का चेहरा बदल देते हो, आज मेरा भी कुछ ऐसा ही कर दो। इंस्पेक्टर की आवाज में एक तीखी चेतावनी थी। रमेश का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से अपनी कैंची उठाई। इंस्पेक्टर की नजरें रमेश के हर एक मूवमेंट पर टिकी थी। रमेश ने एक गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर के सिर के पास कैंची ले गया। रमेश की उंगलियां कैंची के छल्लों में फंस गई थी। वह इंस्पेक्टर के सिर के ऊपर कैंची को बहुत सावधानी से चला रहा था। हर बार जब कैंची की धातु आपस में टकराती, रमेश का दिल जोर से धड़कता। इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उनका एक हाथ अपनी पिस्तौल की बेल्ट पर टिका था। रमेश का माथा पसीने से तरबत्तर था। अचानक हवा में उड़ते हुए बालों के बारीक कण रमेश की नाक में घुस गए। उसकी नाक में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसने अपनी सांस रोकी, लेकिन छींक का दबाव बढ़ता गया। रमेश ने अपनी गर्दन झटकी, लेकिन छींक को रोक न सका। एक जोरदार आवाज गूंजी, आछू। रमेश का पूरा शरीर एक झटके के साथ आगे की ओर झुका। उसके हाथ में मौजूद कैंची इंस्पेक्टर के सिर के ऊपर से तेजी से गुजरी। कैंची की धार ने एक सीधी रेखा में बालों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। इंस्पेक्टर की कुर्सी के नीचे कटे हुए बालों का ढेर लग गया। रमेश का हाथ हवा में ही जम गया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर के सिर के बीचों बीच एक चौड़ा रास्ता बन गया था, जहां अब बाल नहीं बचे थे। सलून में सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर से आती गाड़ियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रमेश की सांसें थम गई। उसने कैंची को धीरे से मेज पर रखा और पीछे की ओर कदम बढ़ाए। इंस्पेक्टर अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्हें अपने सिर पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी टोपी को सिर से हटाकर नीचे रखा। जैसे ही उन्होंने टोपी हटाई, सलून में मौजूद पप्पू और चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ को सिर के उस हिस्से पर फेरा जहां अब बाल नहीं थे। उन्होंने टोपी के अंदर झांका, फिर शीशे की ओर देखा। शीशे में अपना आधा गंजा सिर देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रमेश की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने कांपते हाथों को पीछे छिपा लिया और दीवार की ओर झुक गया। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। वे अपनी मूंछों को ताव देते हुए रमेश की ओर मुड़े। रमेश ने पसीना पोंछने का नाटक किया और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, सर, आप चिंता न करें, ये तो गर्मियों का खास स्टाइल है। इससे सिर में हवा लगती है और बहुत आराम मिलता है।
आजकल बड़े बड़े अधिकारी यही कटिंग करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी को हाथ में घुमाया और उसे वापस सिर पर रखने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फिसल रही थी। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, जैसे उन्हें समझ ही न आ रहा हो कि वे क्या कहें। रमेश ने घबराहट में एक और कदम पीछे लिया और मेज पर रखे पानी के मग को गिरा दिया। इंस्पेक्टर की नजरें रमेश के चेहरे पर जमी थीं। वे अभी भी अपनी टोपी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका सिर अब पूरी तरह से बेतुका दिख रहा था। सलून में सन्नाटा इतना भारी था, इंस्पेक्टर अपनी टोपी को हाथ में दबाए बिना पीछे मुड़े सलून से बाहर निकल गए। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, वहां का नजारा अजीब था। बाजार में चहल पहल थी, लेकिन हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था। बबलू सड़क के किनारे खड़ा था, उसके बाल गहरे नीले रंग में चमक रहे थे, जो धूप में किसी बिजली के झटके की तरह लग रहे थे। पास ही चिंटू अपनी साइकिल चला रहा था, उसके सिर के बीचों बीच बना हाईवे कट दूर से ही दिखाई दे रहा था। दादाजी एक बेंच पर बैठे थे, उनकी एक भौं गायब थी और वे गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पर पटक रहे थे। रमेश की महारत का असर पूरे गांव पर साफ दिख रहा था। एक दुकान के सामने खड़ी महिलाएं बबलू के नीले बालों को देखकर अपनी हंसी दबा रही थी। कोई भी व्यक्ति जो उस दिन सलून से निकला था, वह अजीब कटिंग का शिकार था। रमेश सलून के दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे लगा कि लोग उसकी कलाकारी को सराह रहे हैं। उसने गर्व से अपनी कैंची को हवा में लहराया और इशारा किया। गांव की गलियों में अब लोग एक दूसरे के सिर को देखकर ठहाके लगा रहे थे। किसी के बाल आधे कटे थे तो किसी के सिर पर नीले रंग के धब्बे थे। यह कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि रमेश के सलून की गलतियों का एक चलता फिरता प्रदर्शन था। पूरा गांव एक अजीब सी हास्यपूर्ण प्रतियोगिता का मैदान बन गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सलून के बाहर फिर से लंबी कतार लग गई। रमेश अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे वह कोई महान कलाकार हो। चिंटू सबसे आगे था। उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा, भैया, कल वाला हाईवे कट तो पुराना हो गया, आज कुछ ऐसा करो कि सब देखते रह जाएं। रमेश ने अपनी मेज के नीचे से एक भारी चमकदार मशीन निकाली। उसने उसे गर्व से हवा में लहराया। पप्पू ने उत्सुकता से अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। रमेश ने तार को बोर्ड में लगाया और एक बड़ा सा बटन दबा दिया। मशीन में से अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। रमेश ने उसे चिंटू के सिर के करीब ले जाने की कोशिश की। तभी मशीन के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते पूरा सलून धुएं से भर गया। चिंटू अपनी आंखें मलते हुए कुर्सी से उछलकर पीछे हटा। रमेश ने घबराहट में मशीन का प्लग खींचने की कोशिश की, लेकिन तार उलझ गया। धुआं और तेज हो गया और मशीन के अंदर से मसालों के पीसने की आवाज आने लगी। पप्पू अपनी जगह से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, भैया, ये तो रसोई वाली मिक्सी है। पूरा कमरा हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और रमेश की नई तकनीक का राज सबके सामने खुल गया। मिक्सी से निकलता धुआं धीरे धीरे छंट गया। चिंटू ने अपने चेहरे पर जमी कालिक को हाथ से साफ किया और अपनी परछाई शीशे में देखी। वह खुद को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बबलू, जो कोने में खड़ा था, उसने भी अपना सिर पकड़ा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। सलून के अंदर का तनाव एक पल में गायब हो गया। पप्पू मेज पर रखे जार को उठाकर देखने लगा, जिसमें अभी भी कुछ सूखे मसाले चिपके थे। उसने जोर से कहा, भैया, अब तो चिंटू के सिर पर बाल कम और मसाले ज्यादा दिख रहे हैं। यह सुनते ही चिंटू ने अपनी हंसी पर काबू खो दिया। वह कुर्सी से नीचे गिर गया और हंसते हंसते लौटपोट हो गया। दादाजी, जो अपनी गायब भौं के साथ वहां बैठे थे, उन्होंने भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, तुम्हारी ये मशीन तो नाई की दुकान से ज्यादा रसोई घर का काम कर रही है। सलून में मौजूद हर व्यक्ति जिसकी कटिंग रमेश ने बिगाड़ी थी, अब एक दूसरे को देखकर हंस रहा था। रमेश ने अपनी कैंची मेज पर रखी और खुद भी अपनी गलती पर हंसने लगा। चिंटू ने उठकर रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, कटिंग तो खराब हुई, पर आज का दिन यादगार बन गया। हंसी का शोर धीरे धीरे शांत हुआ। सलून के अंदर की हवा में
अब भी धुएं की हल्की महक थी। चिंटू अपनी साइकिल लेकर बाहर निकल गया। उसके नीले और कटे-फटे बाल धूप में चमक रहे थे। दादाजी ने अपनी गायब भौं पर हाथ फेरा और धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। पप्पू ने जमीन पर बिखरे हुए मिक्सी के पुर्जों को समेटा। रमेश अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने मेज पर पड़ी अपनी पुरानी कैंची को उठाया और उसे उंगलियों के बीच घुमाया। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां लोग अभी भी उसकी अजीबोगरीब कटिंग के साथ गर्व से चल रहे थे। उसने आंख मारते हुए कहा, पप्पू, कल के लिए कुछ नया सोचना होगा, अभी तो बस शुरुआत है।